सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी को मंच पे बुलाऊं उससे पूर्व मैं उनके बारे में कुछ बताऊं। उनके बारे में कुछ बताना, हम सब जानते हैं कि सूरज को चिराग दिखाना है, हम सबका उनसे विस्तृत परिचय है ही। फिर भी प्रोफेसर पूरन चंद टंडन, निदेशक भारतीय अनुवाद परिषद, प्रभारी संध्याकालीन हिंदी संस्थान भारतीय विद्या भवन, अध्यक्ष नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी, आपके द्वारा जो है मध्यकालीन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वानों की श्रेणी में आप आते हैं। आप भारतीय काव्यशास्त्र, अनुवाद, प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा शिक्षण और मीडिया के विशेषज्ञ के रूप में पूरे भारत में ही नहीं विश्व में जाने जाते हैं। आपके द्वारा 55 पुस्तकें, हम सब जोरदार तालियों से एक बार मैं चाहूँगा कि 55 पुस्तकों का संयुक्त लेखन, 14 पुस्तकें आपके द्वारा संपादित, 13 सह संपादित और 14 अभी प्रकाशाधीन हैं। आपने 82 पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकों का भी संपादन किया है। 5 शब्दकोश आपके द्वारा उनमें योगदान रहा है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, आपके द्वारा 130 एमफिल की डिग्रियां और 70 से अधिक पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने दिए। मेरे पास 5 पेज का लंबा पत्र है, मैं इसको पढ़ूंगा तो 1 घंटा और लगेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गागर में सागर को के मेरे शब्दों को, मेरी भावनाओं को समझते हुए मैं प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी। आप सभी सभागार में उपस्थित समादृत श्रोतागण, मित्रों, विद्वज्जनों, हिंदी प्रेमियों, आप सबके प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मंच पर जो मेरे साथ बैठे हुए समादृत वक्ता विद्वान हैं, मैं ये सोच रहा था कि सुबह से ये शायद पहला सत्र है जिसमें मंच पर सारे प्रोफेसर ही हैं और सभी प्रोफेसरों, हाँ, स्पेशल सत्र। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सभी लोग, प्रोफेसर लोग यहाँ हैं और सबने जो वक्तव्य हमारे सामने हुए, विशेष रूप से प्रोफेसर मिश्र जी का, डॉक्टर प्रोफेसर विनीता जी का, और जिस तरह का संयोजन संचालन प्रोफेसर प्रदीप जी कर रहे हैं, तो मेरा काफ़ी हद तक तो काम सरल हो गया। और ये समय ऐसा है कि आप सबको जगाना बड़ा कठिन लग रहा है मुझे, क्योंकि खाना खाने के बाद और बिना चाय के आप में से बहुत लोग मुझे ऊँघते हुए दिख रहे थे। तो मुझे लगा कि जो महर्षि अरविंद ने जिस चेतना का बिगुल बजाया था, मुझे भी वो बजाना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। बहरहाल महर्षि अरविंद पर तो बहुत चर्चा हो गई है और ये भी संकेत है कि वो ऋषि नहीं थे, महर्षि थे। और मेरे लिए सौभाग्य क्या है, संयोग भी है कि महर्षि अरविंद से मेरा रिश्ता है। वो इस रूप में है कि मैंने विधिवत अध्यापन श्री औरोबिंदो कॉलेज से किया था, प्रारंभ वहीं से किया था। और ये सुखद संयोग बन गया कि आज उन पर थोड़ी चर्चा परिचर्चा करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के इस अवसर पर और विश्व हिंदी परिषद, जिसके माध्यम से ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, संध्या जी ने, प्रदीप जी ने, विपिन जी ने और परिषद के सभी पदाधिकारियों ने यह जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव आयोजित किया। आज की दुनिया में इतने बड़े आयोजन की परिकल्पना थोड़ी कठिन होती है, और वो भी दिल्ली जैसे महानगर में। तो मैं विशेष रूप से
बधाई देता हूं प्रोफेसर संध्या जी को, प्रोफेसर प्रदीप जी को और इनकी पूरी टीम को, जो सुबह से मैं देख रहा हूं कि शोधार्थी, विद्यार्थी, जो शिक्षक गण हैं वो सभी बड़ी निष्ठा से, बड़ी आत्मीयता से इस काम में लगे हुए हैं। तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत लंबा समय तो नहीं है, लेकिन जिस चेतना की बात प्रोफेसर दीक्षित ने प्रारंभ में अपने बीज वक्तव्य में सुबह सुबह की थी, उस चेतना को यदि हम हिंदी और विकसित भारत से जोड़ें तो मुझे लगता है कि महर्षि अरविंद ने जो बीज वपन किया था वह धीरे धीरे पल्लवित, पुष्पित होता हुआ दिखाई दे रहा है। विगत 2 दशकों में हमने भारत का उन्नयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना प्रारंभ किया है। उस स्वप्न को, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, जो 5 स्वप्न उन्होंने देखे थे, उसमें राष्ट्र को सर्वोपरि मानना, ये वास्तव में ये बोध अब पैदा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में हमें इससे पहले तो भारत की अस्मिता पर बात करने का, सोचने का अवसर भी नहीं मिलता था और बहुत सारे लोग तो देश को और राष्ट्र को महत्व इसलिए भी नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो वैश्वीकरण की परिकल्पना से चालित होते थे। लेकिन महर्षि अरविंद ने जिस राष्ट्र की अस्मिता और महत्ता को रेखांकित किया, उसका प्रतिफलन अब हमें दिखाई दे रहा है। हिंदी को और राष्ट्रीय विकास को, भारत के चहुमुखी और बहुमुखी विकास को यदि हम जोड़कर देखें तो मुझे लगता है कि ये सतत विकास अरविंद के उन विचारों का हुआ है और वो ऋषि परंपरा में, समाज सुधारकों की परंपरा में, स्वतंत्रता सेनानियों की परंपरा में हम उसको क्रमशः देख सकते हैं। इस देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये ऋषि, मुनि, साधु और संतों का देश है और ये सब लोग वो हैं जो साधना जीवी व्यक्ति और व्यक्तित्व रहे। इसीलिए विराटता इनके साथ जुड़ी हुई है। वर्तमान संदर्भों में अगर देखें तो नई पीढ़ी को थोड़ा सा आत्मसात करने में और इस बोध से जुड़ने में कठिनाई होती है क्योंकि नई पीढ़ी साधना जीवी कम है और साधन जीवी ज़्यादा है। इसलिए महर्षि अरविंद का जो प्रदेय है, जो अवदान है, और उस प्रदान को, उस अवदेय को रेखांकित करने का ये जो उपक्रम है, ये वास्तव में स्तुत्य है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रयत्न आगे भी सतत होने चाहिए। मैं जब वक्तव्य हमारे साथी दे रहे थे तो मेरे मन में एक विचार आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, भारत सरकार के पास एक प्रस्ताव जाए और अगर वो विश्व हिंदी परिषद की तरफ से जाएगा तो वो बहुत अच्छा होगा कि क्यों ना कोई ऐसी योजना बने जिससे भारत के ऋषि कोश का निर्माण और संपादन हो। कितने ऋषि इस देश ने दिए, कितने चिंतक और विचारक इस देश ने दिए जिन्होंने पूरी दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन हमारी 21वीं शताब्दी की पीढ़ी, 20वीं शताब्दी की पीढ़ी ने धीरे धीरे उन्हें भुला दिया और उनके बारे में वो जानते भी नहीं हैं, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा सुझाव भारत सरकार के लिए हो सकता है। बहुत सारे वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, गीता, रामायण, मानस, गुरु ग्रंथ साहब आदि आदि बहुत से ऐसे स्रोत हैं जिनको हम
सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक स्रोत के रूप में देखते हैं। अरविंद ने अपने दर्शन में, अपनी अध्यात्म चेतना में इन सब का प्रचुर मात्रा में लाभ उठाया, अध्ययन किया और फिर उसका जो प्रतिफल है उनके द्वारा लिखित रचनाओं के माध्यम से, उनके चिंतन के माध्यम से वो हमारे सामने आया। जब नरेंद्र मिश्र जी और विनीता जी बोल रही थी तो वहाँ मुझे नानक का वो प्रसंग याद आ रहा है जहाँ वो कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंपया, क्या लागे है मेरा। तो ये एक सतत ज्ञान की परंपरा है, उस परंपरा का क्रमशः विकास हुआ है। उस विकास को हम भारतेंदु और द्विवेदी युग में भी देख सकते हैं, जहाँ वो भाषा चिंतन के माध्यम से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। भारतेंदु ने 400 दोहे भाषा चिंतन के लिखे, 400 दोहे, 34-35 साल की उम्र पाई और उतने में जो लिखा वो इतना लिख दिया कि अद्भुत। लेकिन उसमें भी राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्रभाषा सर्वोपरि है और एक भाषा की चिंता नहीं की, निज भाषा उन्नति आए, सब उन्नति को मूल। तो अपनी अपनी भाषा की उन्नति अगर हम सब करेंगे, उसके विषय में चिंतित होंगे, उसके विषय में प्रयत्न करेंगे, तो संभवतः ये जो भाषा संकट हमारे सामने अब खड़ा हुआ है, ये आज न खड़ा होता यदि हम अपनी अपनी भाषाओं के प्रति उतने जागरूक होते। यही नहीं, मुझे द्विवेदी जी का वो प्रसंग याद आ रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे, लेकिन 2-3 वर्ष बाद ये दायित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी को मिला। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के एक एडिटोरियल में, एक संपादकीय में एक बड़ी सुंदर बात लिखी, जो विषय हमारा आज है उसको ध्यान में रखते हुए मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि मेरा विरोध अंग्रेजी दां मानसिकता के लोगों से कदापि नहीं है। अभी बात हो रही थी कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता नहीं बदली, बल्कि उस अंग्रेजियत का एक हवा बन गया, एक भय बन गया और हमें लगने लगा कि हमें अपने बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है तो अंग्रेजी के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ ये क्रिएटेड भी है, कुछ ऐसा बनाया भी गया जानबूझकर। तो द्विवेदी जी ने कहा कि मेरा विरोध अंग्रेजी दा मानसिकता के लोगों से कदापि नहीं है, मेरा विरोध तो उनसे है जो हिंदी की कीमत पर अंग्रेजी के पक्षधर हैं, एट द कॉस्ट ऑफ हिंदी जो अंग्रेजी को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा विरोध तो उनसे है और ऐसे लोगों को मैं उसी दृष्टि से देखता हूं जो अपनी गुणवती मां का अपमान करके किसी रूपवती पर स्त्री के चंगुल में फंस जाते हैं। ये द्विवेदी जी ने एक संपादकीय में उस समय लिखा था। इसका मतलब है कि वो जो महर्षि अरविंद का जो चिंतन था वो भारतेंदु और द्विवेदी युग से होता हुआ, और जिसकी चर्चा पहले की भी गई कि उन्होंने स्वतंत्र भारत की परिकल्पना की थी, सपना भी देखा था, और वही सपना महाकवि प्रसाद ने भी देखा। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये जो परंपरा है ये वास्तव में सतत है। अब मेरा मानना यह है कि ये जो चहुमुखी और बहुमुखी विकास की परिकल्पना हम कर रहे हैं, क्या वह अंग्रेजी के माध्यम से संभव है? और अभी भी 77 वर्ष की आज़ादी हम देख चुके, लेकिन वो चेतना जिसकी बात महर्षि अरविंद कर रहे थे, उस चेतना से अभी भी हम वंचित हैं। हमें राष्ट्र के प्रति, स्वभाषा के प्रति, मातृभूमि के प्रति, देश की अस्मिता के प्रति जो बोध चाहिए था वो आज भी नहीं आया। इसलिए मुझे याद आ रहा है प्रसाद जी का बड़ा सुंदर कथन। उन्होंने अपने एक नाटक में अपने एक पात्र से बहुत सुंदर संवाद बुलवाया, छोटा सा संवाद। वो पात्र कहता है चंद्रगुप्त में कि मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है तब तक पुष्प मुरझाना शुरू कर देते हैं। यदि 77 वर्ष के बाद भी
ये चेतना और ये समझदारी नहीं आएगी तो फिर संभवतः कभी नहीं आ पाएगी। हम अपने बच्चों को अपने घरों में ये समझा नहीं पा रहे कि मातृभाषा की रक्षा करनी है, अपनी भाषा में अपने माता पिता से, भाई बहनों से बात करनी है। उनको लगता है कि गलत, भ्रष्ट, व्याकरण विरुद्ध अंग्रेजी में बोलकर और लिखकर वो एलीट दिखाई देते हैं, बहुत पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, लेकिन स्वभाषा में बोलना उनके लिए हीनता का प्रश्न बन गया। सुबह चर्चा हो रही थी, माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो विज्ञान भवन से उन्होंने 14 सितंबर के दिन वक्तव्य देते हुए एक बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस देश की विडंबना क्या है, जैसे प्रसाद जी ने कहा था, उन्होंने कहा इस देश की विडंबना क्या है। इस देश की विडंबना यह है कि यहाँ हिंदी की बात तो सब करते हैं लेकिन हिंदी में बात कोई नहीं करता। तो जब तक हिंदी में बात शुरू नहीं होगी तब तक हिंदी की बात का कोई अर्थ नहीं है। मुझे लगता है कि विश्व हिंदी परिषद का जो उद्देश्य है वो हिंदी को वैश्विक स्तर पर जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जबकि हिंदी के पास और भारतीय भाषाओं के पास ज्ञान संपदा की कमी नहीं है, भाषा की विरासत की कमी नहीं है, चिंतन और दर्शन, अध्यात्म, भक्ति, प्रेम, इन सब की परंपराओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने विदेशियों के चश्मे से अपने देश को, अपनी संस्कृति को देखना शुरू किया और दुर्भाग्य ये कि विदेशियों ने जानबूझकर हमारे देश की छवि को न केवल खंडित किया बल्कि हमें अपमानित करने का भी प्रयत्न किया। वरना वह पूरी दुनिया, वो पूरा विश्व जो आज भारत को नतमस्तक होकर इसकी संस्कृति और इसकी मूल्य चेतना को स्वीकार कर रहा है। आज पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाती है। इसका मतलब है हमारे पास एक सशक्त परंपरा तो थी, लेकिन विदेशियों ने षड्यंत्र के तहत इस देश को सपेरों का, लुटेरों का, गरीबों का, भिखारियों का देश घोषित कर दिया। और ये जो मनीषा है, ये जो प्रतिभा है, ये जो ऋषि और महर्षि परंपरा है, इससे हमने दुनिया को वंचित रखा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही अवसर और समय है जब हम पुनर्विचार करें और इस पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को, इस पूरी भारतीय मूल्य परंपरा को, अगर उन सब पर बात करूंगा तो लंबा समय लगेगा, लेकिन मुझे याद आ रहा था, अभी नरेंद्र मिश्र जी ने स्वामी विवेकानंद की बात की, स्वामी रामतीर्थ की बात की, महर्षि अरविंद की बात की, इसके बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महर्षि कणाद, महर्षि चरक, एक लंबी परंपरा है। अगर गिनना शुरू करेंगे तो 50 से ज़्यादा ऋषि तो वो हैं जिनके प्रदय के सामने पूरा विश्व आज भी नतमस्तक है। और इसी तरह जब हम मूल्यों की बात करें तो केवल नैतिक मूल्य नहीं, मानव मूल्य, जीवन मूल्य, धार्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, शैक्षिक मूल्य, वैश्विक मूल्य, प्राकृतिक मूल्य और जीवन शैली के मूल्य, इन सब मूल्यों पर हमारे यहाँ बहुत लंबी परंपरा है जिस पर चिंतन मनन हुआ है, काम हुआ है। और हमारे जो शिक्षाविद हैं, जो भाषाविद हैं, उनका प्रदेय जो है निश्चित रूप से वो स्तुत्य और वंदनीय है। मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम गंभीरता से इन सब चीज़ों, क्योंकि सैद्धांतिक चर्चा तो खूब होती है लेकिन व्यावहारिक उसका प्रयोग अनुप्रयोग वो नहीं हो पाता। तो क्या हम अपनी शिक्षा ग्रंथों में, अपनी पाठ्यचर्या में, अपनी पाठ्य पुस्तकों में इन सब को, ऐसे ऋषियों और मुनियों को, ऐसे तपस्वियों को, क्योंकि इन्होंने जो कुछ हासिल किया वो तप और साधना का प्रतिफल है, वो केवल ये जो रटंतु विद्या है वो उससे उसका प्रदेय नहीं है। तो उस सब को भी ध्यान में रखकर हमें चलना होगा। और इन सब के साथ साथ मुझे लगता है कि हम सब के भीतर, जिसकी चर्चा पहले हुई है, महर्षि अरविंद ने संकेत किया है कि हम सब के भीतर एक चेतन है, एक चेतना है, और वो चेतना हमें
समय समय पर जागृत करती है, जिसको हम अंग्रेजी में डूज एंड डोंट्स कहते हैं, क्या करें क्या न करें, इसका बोध वो चेतना पहले कराती है। हम कुछ भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ें तो अंतश्चेतना से एक आवाज़ आती है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है उस अंतश्चेतना के स्वर को, उसकी आवाज़ को सुनने, समझने और पहचानने की आवश्यकता है। इस तरह मित्रों, भाषा को लेकर जहाँ तक हिंदी भाषा की बात है, आचार्य दीक्षित जी ने 1500 साल का इतिहास भाषा का बताया, और ये बात ठीक है। अगर हम 7वीं 8वीं शताब्दी से हिंदी के उदय की बात करें और अब तक लगभग 1500 वर्ष निकल गए, लेकिन अभी भी ये जो अंग्रेजी की और इससे पहले जो पूरा मेडिवियल पीरियड है, जो मध्यकालीन भारत है, वो तो मुगल शासकों से काबिज था, और मुगलों ने इस देश की किसी भी भाषा को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये तो भला हो इन कवियों का, इन संतों का, इन ऋषि मुनियों का, जिन्होंने अपने मठों में बैठकर, जिन्होंने अपने घरों में बैठकर, अपनी झोंपड़ियों में बैठकर हिंदी को जीवित रखा, संस्कृति को जीवित रखा, और वो उस राजाज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। राजाज्ञा ये थी कि फारसी यानी पर्शियन वो राजभाषा है, राज्य और केंद्र पर्शियन में ही यानी फारसी में ही संवाद करेंगे, जो भी काम होगा उसमें होगा। लेकिन इन कवियों ने जो भारत की, जो हिंदी की तमाम बोलियां हैं, उनके साहित्य को जीवित रखा। इसीलिए हिंदी और इसीलिए संस्कृति आज जीवित है, क्योंकि अगर रामचरितमानस ना होता, अगर गुरु ग्रंथ साहब ना होता, अगर तमाम ऐसे रचनाकारों का प्रदेय हमारे सामने न होता, तो शायद हम इस सांस्कृतिक विरासत से भी अवगत न हो पाते। तो ज़रूरत यह है कि हमें जो मध्यकालीन मुगल शासकों का अभिशाप था उससे मुक्ति मिली, तो दूसरा अभिशाप अंग्रेज़ों से हमें प्राप्त हुआ, और अंग्रेज़ी में ही सोचने समझने की शक्ति पैदा करने का, क्योंकि वो तो लॉर्ड मैकाले की घोषणा थी कि इस देश की सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं, उन जड़ों को नष्ट करना सरल नहीं है। उसका एक ही उपाय है कि इस देश की भाषाओं को नष्ट किया जाए। ये तो लिखित में है जो कुछ उन्होंने कहा था, और उसी का दुष्परिणाम था कि हमारे देश की भाषाओं को हाशिए पर डाला गया, फिर धीरे धीरे उनको नष्ट करने के षड्यंत्र हुए, और अंग्रेज़ी को सर्वश्रेष्ठ भाषा ये बनाने का प्रयत्न हुआ, और उसी का दुष्परिणाम है कि हमारे देश के सभी लोगों ने अंग्रेज़ी दाह मानसिकता को आत्मसात कर लिया। तो ज़रूरत इस बात की है कि अब हम इस बात पर गंभीरता से विचार करें, जिस देश की हम रोटी खाते हैं, जिस देश का हम नमक खाते हैं, उस देश की भाषा का आदर करना, सम्मान करना, ये हम सबका नैतिक धर्म है। और ये आदर और सम्मान केवल धूप दीप से या पुष्पमाला से नहीं होगा, ये भाषा को आत्मसात करने से होगा, भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग से होगा। इसलिए अपनी दैनिक चर्या में, जीवनचर्या में, हर कार्य में यथासंभव अपनी भाषा का सम्मान करते हुए, मातृभाषा को जीवित रखते हुए, और देश की भाषा राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बच्चों के मनोमस्तिष्क में हिंदी के प्रति कैसे आदर पैदा किया जाए। हिंदी की बात आते ही बच्चे नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, ये बड़ी विडंबना की स्थिति है। मैं, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप में से किसी से भी पूछूं, क्या किसी ने अपने जीवन काल में एक बार भी अंग्रेजी में सपना देखा है? किसी ने नहीं देखा ना। तो हमारे सपनों की भाषा हमारी भाषा है, हमारे हंसने और रोने की भाषा हमारी भाषा है। कोई अंग्रेजी में रोता नहीं है, कोई अंग्रेजी में हंसता नहीं है। तो जब हमारी अपनी भाषा में सब कार्य संपन्न होते हैं, हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आज कम से कम इस विश्व हिंदी परिषद के उत्सव में ये संकल्प हमें लेना चाहिए कि ये जो उपक्रम हम सब के लिए किया गया, हम उसको चरितार्थ करें, उसे सफल बनाएं। उसका एक ही उपाय है कि यथासंभव आप अंग्रेजी के प्रयोग से अपने को थोड़ा विलग करें, और हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को जितना बढ़ा सकें उतना बेहतर स्थिति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।